ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रही है, अभी भी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम हैं और बहुत ही कम वक्त है। उसमें किताबें पढ़ने का वक्त तो निकल ही आता है। किताबें पढ़ने का वक्त तो उसी तरह होता है जिस तरह खाने का वक्त निकल आता है। तो आपको भूख लगती है, इसी तरह एक जहन को भी भूख लगती है। उम्मीद है मैंने आप लोगों की भूख में शायद कुछ इजाफा किया हो और आप वहाँ की भूख के साथ थोड़ी यहाँ की भूख भी ले लें। इस दफ़ा की भूख मिटाने के लिए मैं एक किताब लेकर आया हूँ। इस किताब के लिखने वाले मेरे बड़े ही मेहरबान सीनियर और दोस्त हैं, पुराने जानने वाले भी हैं और पाकिस्तान के बहुत ही मकबूल अदीब हैं। अंग्रेज़ी में लिखते हैं उमर शाहिद हामिद साहब। उमर शाहिद हामिद साहब बड़े बाकमाल शख्सियत हैं। मैं ज़ाती तौर पे जिन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मद्दाह हूँ वो उनमें से एक हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, नाम उनका भी उम्र है, मेरा भी उम्र है, ये भी एक हमारे दरमियान में एक समझिए कि ममासलत है। लेकिन उनकी उम्र इतनी भी नहीं है और उन्होंने 5 नावल लिखे हैं और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। प्रिजनर उनका नावल था, स्पिनर्स टेल था और उसके बाद अभी लेटेस्ट उनका नावल आया है बिट्रेयल जिसका नाम है। उमर साहब ना सिर्फ ये कि नावल लिखने के लिए वक्त निकालते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं। उनकी लाइब्रेरी समझिए कि शायद ये जो मेरी लाइब्रेरी है उससे 10 गुना बड़ी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि इनमें से काफ़ी सारी किताबें, कितनी किताबें आपने पढ़ी होंगी, तो वो सिर्फ मुस्कुराए, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद बहुत ही ज़्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी हैं या पढ़ते हैं, मगर वो शो भी नहीं करते। उसके अलावा बहुत ही ज़िम्मेदार ओहदों पर फाइज रहते हैं, आजकल भी हैं। मगर जब उनसे मिलते हैं तो उनमें 3 बातें मुझे कभी नज़र नहीं आई। एक तो मुझे ये कभी नज़र नहीं आया कि जल्दी में हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ और लोग भी पूछते होंगे कि जी मिलते हैं, तो कहते जी मिलते हैं, इधर आ जाएं, तो वो आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी ये कि उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि मैं कोई अहम हूँ, ना ही अपने नॉवेल्स के हवाले से, ना ही अपनी ज़िम्मेदारियों या ओहदों के हवाले से। और तीसरी ये कि मैंने उनको कभी गुस्से में और जज्बात में भी नहीं देखा। तो बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, लेकिन हमेशा बड़े पर्टिनेंट सवाल पूछते रहते हैं और उनका मुशाहिदा भी बड़ा वसी है। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो उसकी तह में चीज़ें हो रही हैं और जो उसके पीछे हो रही हैं, उन सब के बारे में वो जानने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। उनका ज़ाती भी ज़ाहिर है इसमें तजस्सुस है और पेशा वराना भी जिम्मेदारियाँ इसका तकाजा करती हैं। तो ये जो नई किताब है उनकी बिट्रेल, ये किताब समझिए कि जो पुरानी उनकी सारी किताबें हैं उस सारी किताबों का एक क्लाइमेक्स जो है मुझे इसमें नज़र आया है। उनकी किताबें जो उससे पहले थी वो कराची के बारे में थी, वो उनके बड़े बड़े जो वाक़यात थे जैसे डैनियल पर्ल का है, मुर्तज़ा भुट्टो का है, इस तरह के उनका अहाता भी करती थी और उसके साथ साथ एक ऐसा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती थी जो लॉ इन्फोर्समेंट का पर्सपेक्टिव था। हमारे यहाँ ये जो सिन्फ है समझिए कि क्राइम थ्रिलर्स की या स्पाई थ्रिलर्स की, वो बड़ी ही मफकूद हो गई है। एक ज़माने में होते थे लेकिन वो ज़्यादातर डाइजेस्ट फॉर्म में होते थे, जबकि बाहर आप देखिए कि ये जो क्राइम थ्रिलर हैं या जो स्पाई थ्रिलर हैं उसके लिखने वाले बहुत ही मकबूल होते हैं और उन पे बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं। सबसे बड़ी इसकी मिसाल जेम्स बॉन्ड है, जो कि एक समझिए कि रिटन वर्ड की एक तख्लीक है। उसके साथ जॉन लेकर हैं, यूके में अभी उनकी डेथ हुई है। अमेरिका में बहुत सारे हैं लॉ पे लिखने वालों में, जॉन ग्रिशम हैं, फ्रेडरिक फोर्साइथ हैं और उस पर बड़ी बड़ी फिल्में भी बनती हैं। और ये जो स्पाइंग है या जासूसी की दुनिया है या क्राइम की दुनिया है, ये एक फ़िल्मों का और टीवी का और समझिए कि परफॉर्मिंग आर्ट का तो एक बहुत ही बड़ा मीडियम है। और अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इतना क्राइम हो डिस्प्रपोर्शनेटली होता नहीं है सोसाइटी में, हो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जितना फिल्मों में, मतलब आप 100 फिल्में उठा लें उनमें से 40-50 जो होंगी वो किसी न किसी हवाले से क्राइम और स्पाइंग इस से मुतल्लिका होंगी। तो इसमें लोगों की दिलचस्पी बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक थ्रिल होता है, क्योंकि इसमें एक एडवेंचर होता है। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो कि आपने सोची नहीं होती कि ये भी हो सकती हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं, मुल्कों की किस्मतों के फ़ैसले होते हैं और ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं इस नावल में जिसका नाम है बिट्रेल। बिट्रेल को अगर उर्दू में तर्जुमा करें या उर्दू में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो कहेंगे धोखाबाजी या दगाबाजी। मगर इसकी जो एसेंस है वो है कि किसी के एतमाद को धोखा करना, चीटिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन बिट्रेल खुसूसी तौर पर एतमाद को धोखा देना है। चाहे वो आपका मुल्क हो, चाहे वो आपका पेशा हो या आपका किसी शख्स से ताल्लुक़ हो।
اس کی کہانی کے بارے میں سمجھیے کہ سپوائلر یا ٹیزر نہیں دینا چاہتا، تو جو انہوں نے بتایا میں وہی بتاؤں گا اپنی کتاب کے پچھلی طرف۔ وہ یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو کہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا انچارج ہے، اور جس کا پولیس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی زندگی میں بہت ساری ٹریجڈیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ایک بیرونی ملک کا جاسوس پکڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پرانا رومانس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3-4 ملکوں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک بہت بڑا ٹریٹر ہے جس کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کسی پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ کراچی، اسلام آباد، پیرس، لندن، ایران اور انڈیا اور ان ساری جگہوں پہ یہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے کردار بھی ان ساری جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے، اور جو ایک تھرلر اور جو ایک پیج ٹرنر اور جو ایک سمجھیے کہ سپیڈی پلاٹ ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پلاٹ میں جھول نظر نہیں آتا۔ پلاٹ بڑا مطلب اٹ میک سینس، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے چوتھی جگہ پہ جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جس کو آپ کو اپنے ارد گرد حالات حاضرہ کے واقعات میں مماثلت بھی نظر آئے گی، مگر یہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک ورک آف فکشن ہے، تو اگر آپ کوئی مماثلت دیکھیں تو وہ بہت اتفاق ہوگا۔ مجھے اس میں جو ذاتی طور پہ پسند آیا وہ عمر شاہد حامد صاحب کا، جو ان کا رومانس کی سائڈ پہ انہوں نے جو اس میں کہیے اس کو ٹچ کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے ایموشنز کو، کیونکہ یہ پورے ایک لائف سپین کا احاطہ کرتا ہے۔ تو ایک طرف ایڈونچر ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کا جو ہے وہ آپس میں جذبات اور رومانس بھی ہیں۔ مجھے ویسے رومانس والا پورشن جو ہے نا وہ بہت دلچسپ لگا ہے، اور اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیاست کو بھی ڈیل کیا گیا ہے، اندرونی سیاست کو بھی، بیرونی سیاست کو بھی ڈیل کیا گیا ہے، اور وہ جو سپائنگ کی ایک دنیا ہے جس کے اصول یہ ہے کہ کوئی کسی سے سچ نہیں بولتا، وہ بھی اس میں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایسی کہانیاں نہیں لکھی گئیں، اور عمر شاہد صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کریڈٹ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس کو لکھا ہے بلکہ انگریزی زبان میں لکھا ہے، اور ہم اس کو شاید ایزی لیتے ہیں، لیکن کسی بیرونی زبان میں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اور ان کی ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز بھی کسی اور ناول پہ بن رہی ہے، یا کسی کام پہ شاید بن رہی ہے، مگر یہ ایک ایسا ناول ہے جو بنی بنائی ایک فلم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کسی دن ایسا ضرور ہوگا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب بہت بڑی سی فلم بنی ہے ان کے ناول پہ، یا کم از کم سیریز تو ضرور بنی۔ تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کوئی بڑا تھرلر قسم کا ناول ہو جو آپ کے حالات سے بھی ریلیٹ کرتا ہو، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا اور چائنا کیا کریں، لیکن ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے، اگر اس کو سٹوری میں بنایا جائے تو وہ کیسی ہوگی، تو یہ ناول ضرور پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کو پڑھیے، آپ کو یقیناً اس کا لطف بھی آئے گا، اور اس کے اندر ایک ٹریجڈی بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں، اس کا بھی اپنا اثر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، پڑھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔